नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, चमोली के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 3 दिनों तक ऑपरेशन जिंदगी चला। हादसे में 8 मजदूरों की जान गई, वहीं 46 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, 54 में से 46 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। चमोली के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 3 दिनों तक ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया। हादसे में 8 मजदूरों की जान गई, वहीं 46 मजदूरों का इस दौरान रेस्क्यू भी किया गया। 54 में से 46 मजदूरों का रेस्क्यू हुआ, जिसमें 8 मजदूरों की जान गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की, जिससे जो घायल मजदूर थे उनका हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू किया गया। 54 में से 46 मजदूरों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल भेजा गया है। चमोली के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 3 दिनों तक ऑपरेशन जिंदगी चला, वहीं हादसे में 8 मजदूरों की जान गई, वहीं 54 में से 46 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें, चमोली के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। वहीं 3 दिनों तक चले ऑपरेशन जिंदगी में 46 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। रुक करेंगे देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज प्रस्तावित है। आपको बता दें, दोपहर 1 बजे से यह बैठक शुरू होगी। वहीं बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक प्रस्तावित है। इस दौरान दोपहर 1 बजे से बैठक शुरू होगी। वहीं बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट आज अहम बैठक करती नजर आएगी। इस दौरान दोपहर 1 बजे से बैठक शुरू होगी और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, दोपहर 1 बजे से बैठक शुरू होगी। वहीं बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। पीएम मोदी के उत्तरकाशी दौरे के स्थगित होने के बाद अब 6 मार्च को एक बार फिर पीएम मोदी उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित हुआ है, जिसके लिए बीजेपी की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। सर, दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। सर, प्रधानमंत्री जी 6 मार्च को उत्तराखंड के 1 दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। प्रातः 8 बजे जौली ग्राउंड पर वो लैंड करेंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर से हर्सिल के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे और मुखवा में माँ गंगा के जो शीतकालीन प्रवास का स्थान है, वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और अन्य उनके कुछ कार्यक्रम वहाँ पर है और करीब 12:30 बजे के करीब वो यहाँ से वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रदेश में बीजेपी को मार्च के पहले सप्ताह में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। दरअसल निकाय चुनावों के कारण स्थगित हुई संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया को एक बार फिर गति मिल गई है। पार्टी ने मंडल और जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि पार्टी जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय कर सकती है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश मंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि वर्तमान समय में जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सभी जिलों के लिए पर्यवेक्षकों की टीम नियुक्त की गई है। भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व चल रहा है और इसमें हमारा बूथ कमेटी बाद मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के निर्वाचन होने के बाद वर्तमान समय में जिलाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए हमने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सभी जिलों के लिए पर्यवेक्षकों की टीम भेजी और सभी पर्यवेक्षक जिलों में जाकर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से परामर्श करने के बाद कल 2 तारीख को प्रदेश नेतृत्व के समक्ष अपने अपने जिलों की रिपोर्ट रखेंगे
और मेरा अनुमान है कि एक सप्ताह के भीतर जिलाध्यक्षों के विषय में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा और जिलाध्यक्षों के निर्वाचन पूर्ण होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी। उपनल के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और उपनल कार्मिकों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की हैं। मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मचारी के दुर्घटना बीमा को 1.5 लाख करने की घोषणा की। वहीं उपनल से मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ की धनराशि भी दी जाएगी। वहीं इस पर स्थापना दिवस समारोह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य के सभी पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारजनों को भी बधाई दी। सबसे पहले तो उसमें 21वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उत्तर की स्थापना भूतपूर्व सैनिकों व इनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए हुई थी और लगातार हमारा डिपार्टमेंट इस दिशा में काम कर रहा है और उपनल कर्मचारियों के लिए कई सुविधाएं भी उपनल ने मुहैया कराई है। उदाहरण के लिए पहले उपनल का कर्मचारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो मात्र 15,000 रुपये मिलता था। मेरे बनने के बाद हमने उसको 1 लाख करवाया। इसी प्रकार एक्सीडेंटल उस पर हमने पीएनबी से एक टाइप किया। ऐसे केस में 50 लाख रुपया बीमे का उनको मिलता है। और आज हमने जो घोषणा की है कि जो हमारा वेलफेयर फंड है उसका एक बड़ा हिस्सा हम जो है जो हमारे सैनिक बहाली क्षेत्र हैं, हर जिले में हर गांव को हम लेंगे। उसके माध्यम से उन क्षेत्रों का हम विकास करेंगे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ अब राज्य आंदोलनकारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। राज्य आंदोलनकारी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। इसी कड़ी में रुड़की में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों राज्य आंदोलनकारियों ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार का विरोध जताया और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने आरोप लगाया कि जिस तरह से प्रदेश के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपशब्द कहे तो पहाड़ के लोगों का सरासर अपमान है। साथ ही उन्होंने बीजेपी संगठन से मांग करते हुए कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री सुबोध उनियाल को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। चाहते हैं कि जब हमने उत्तराखंड बनाया है, हमारे बच्चों ने, हमारी महिलाओं ने, और जिस दिन उतरे वहाँ मुजफ्फरनगर में हमारे बच्चों पे गोली लग रही थी, हमारे औरतों को गन्ने के खेतों में खींचा गया, हमारे बच्चों को भट्टे के अंदर गर्म राख में दबाए गए, उस टाइम पे ये कहाँ था? आप उत्तराखंडी हो गया है, आप गाली देने वाला हो गया, उस टाइम पे कहाँ था? तो हमें अभी भी वही जोश है। जो हमारे उत्तराखंडियों को गाली देगा तो हमें अभी भी वही जोश है, जैसे हमने आंदोलन चलाया है वैसे चला सकते हैं। क्या आप जनता की आवाज को जो है सरकार तो नहीं रही पर फिर भी जो है जनता के बीच में पहुंचाते रहते, उसके लिए बाद धन्यवाद। आज का मशाल जुलूस का मुख्य उद्देश्य ये है कि 21 फरवरी को विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी जो जिस तरह से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को अपशब्द कहे गए और उनके समर्थन में रितु खंडूरी द्वारा जो कहा गया और उसके साथ सुबोध उनियाल जी द्वारा जो समर्थन किया गया, महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो समर्थन, उसका विरोध जो है आम जनता के अंदर उबाले। उसके विरोध स्वरूप आज मशाल जुलूस यहाँ निकाला गया कि इन सभी को, चारों को, और भाजपा के केंद्रीय संगठन से मांग के इन चारों को जो है उत्तराखंड सरकार से बर्खास्त करो। ये जो है आज के जुलूस का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए निकाला कि प्रेमचंद अग्रवाल ने हमको गालियां दी, पहाड़ियों को गालियां दी, इसलिए निकाला। और हम चाहते हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए। और हम चाहते हैं कि इन्होंने गालियां क्यों दी, क्या कारण है? ये ऋषिकेश में रहते ये पहाड़ी बन गए, ये इन्होंने यहाँ पर जन्म ले लिया, ये पहाड़ी बन गए। क्यों? पहाड़ वालों को अपनी होश नहीं है।
हमने तो कभी गालियां नहीं दी इनको, वोट दे करके जिता करके इनको कुर्सियों पर बैठाया है हमने, इसलिए हमने आज जुलूस निकाला है। हम ये चाहते हैं बर्खास्त करो इनको। आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को परखने और इंतजामों को सुधारने की दिशा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने एक नई पहल की है। इसके तहत बेड़िया संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस पर जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह पहल दूरस्थ आंगनबाड़ी केंद्रों के वीडियो कॉल पर लाइव निरीक्षण के साथ साथ आंगनबाड़ी बहनों और बच्चों से आत्मिक संवाद का भी मंच बनेगी। वहीं कार्यक्रम के पहले एपिसोड में मंत्री ने अपने कैंप कार्यालय से वीडियो कॉल पर बागेश्वर के माझिया खेत आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्त्री गीता और उत्तरकाशी के नकोट केंद्र पर काम कर रही कार्यकर्त्री तारा के साथ बातचीत की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि आने वाले समय में भी ये कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रहेंगे। हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारी महिला कल्याण की, बाल कल्याण की बहुत सारी योजनाओं को जिनके माध्यम से संचालन होता है, तो उस संचालन को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से वो किस प्रकार से संचालित कर रही हैं, इसका लगातार मॉनिटरिंग करना और इसमें हमारे कितने बच्चे से लाभार्थी हो रहे हैं, कितने गर्भवती आ रही हैं, कितनी गर्भवती आ रही हैं, ये सारी चीजों को देखना, इसको चेक करने की एक प्रक्रिया और साथ में एक संवाद बच्चों के साथ में भी और महिलाओं के साथ में भी, तो एक करने का शुरुआत जो है आज से ही हमने जो इसकी शुरुआत करी है, जिसको हमने बैणी संवाद के नाम से जो है इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया है। निश्चित रूप से आज बागेश्वर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और उनकी सहायिका से संवाद हुआ। वहां बच्चों से, जहां 32 बच्चे जो है वहां पर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे वहां पर अध्ययनरत थे, जो दिन का भोजन भी ले रहे थे, सुबह का नाश्ता भी ले रहे थे और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें उनके साथ संवाद करते हुए और आंगनबाड़ी बहन के द्वारा जो बैणी है हमारी, वो किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार कर रही है, बच्चों के साथ संवाद भी हो रहा था। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के संवाद से एक ही कोशिश की गई है कि योजनाओं का संचालन दुरुस्त है अथवा नहीं है, इसका परीक्षण करना, बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में कितने हैं ये भी जानकारी लेना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बजे उपस्थित हो रही है यह भी देखना। तो एक मॉनिटरिंग की प्रक्रिया हम लोग ने प्रारंभ करी है बैणी संवाद के साथ में। उत्तर प्रदेश में निर्माण निगम के 5 रिटायर्ड अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और गबन का मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि यूपी निर्माण निगम संस्था का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। अपनी सरकार में उन्होंने इस संस्था को उत्तराखंड में ब्लैकलिस्ट किया था। बता दें कि 5 अधिकारियों पर देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में 130 करोड़ के भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम, ये संस्था का बहुत अच्छी इतिहास नहीं है। उत्तराखंड में तमाम तरह के अनियमितताएं और भ्रष्टाचार ये सामने आया था जब मैं मुख्यमंत्री था। तो इस संस्था को मैंने उत्तराखंड में ब्लैक लिस्टेड कर दिया था कि अब इससे कोई भी काम उत्तराखंड सरकार नहीं लेगी। अभी जो मामले सामने आए हैं कि 5-6 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए हैं, ऐसी संस्थाओं पर, जो भी ऐसी कार्यदायी संस्थाएं हैं, उस पर बहुत बारीकी से निगाह रखना चाहिए, क्योंकि ये भारी नुकसान किसी राज्य को पहुंचा। मसूरी में अग्रवाल महासभा की ओर से हाल ही में नगरपालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नगरपालिका के नए पदाधिकारियों और सदस्यों को उनके चुनावी सफलता के लिए बधाई देना था और उनके साथ सहयोग की भावना को बढ़ावा देना था। समाज द्वारा आज जो हमारे नवनिर्वाचित बोर्ड का सम्मान किया गया है और यह हमारी परंपरा भी है। इससे पूर्व ये कोई पहली बात नहीं है कि हमने जब भी यहाँ पर निर्वाचितों का प्रतिनिधि आए, जनप्रतिनिधि आए, उन सबका हमने सम्मान करने का प्रयास किया है। उसी क्रम में आज हमने नए बोर्ड का सम्मान भी किया है। अपेक्षाएं शहर की जो भी हैं वही अपेक्षाएं जनसाधारण के रूप में जो रहती है वही हमारे भी अपेक्षाएं रहती है कि शहर का विकास हो और उस विकास के अंदर हम सब लोग सहभागिता निभाएं। किसी एक व्यक्ति के विशेष से के प्रयास से कुछ नहीं होता। इसी भावना के साथ आज हमने उनके सामने मसूरी के विकास का भी एक एजेंडा जो है हमने रखा है और उन सबका सम्मान इस भावना से किया है कि हमारे उस सम्मान को स्वीकार करते हुए वो शहर के हित के अंदर और अधिक ऊर्जा से उत्साह के साथ कार्य करेंगे। इस भावना से अग्रवाल महासभा मसूरी द्वारा उनका जो है स्वागत किया गया है। इस बार जो बोर्ड चुन के आया है, जनता ने जो भी बोर्ड भेजा है
बहुत शानदार है। कम उम्र के बच्चे हैं, उम्मीद की जा रही है कि ये अच्छा काम करेंगे और मसूरी की जो समस्याएं हैं उनका अच्छी तरह निवारण करेंगे। देखिए, अग्रवाल समाज जो है और अग्रवाल बंधु जो है वो मसूरी में अर्थव्यवस्था हो या किसी भी प्रकार का कोई प्रगति का कार्य है उसमें हमेशा अग्रसर रहती है, तभी अग्रवाल कहा जाता है, आगे रहते हैं। और इसी क्रम में आज नवनिर्वाचित नगर पालिका के बोर्ड का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित बोर्ड से निवेदन किया गया और ये उम्मीद भी रखी गई कि आने वाले समय में मसूरी में विकास होगा, कार्य होंगे। और अग्रवाल समाज ने आज ये बढ़ चढ़कर ये बात रखी कि जो भी कार्य नगर पालिका करेगी उसमें अग्रवाल समाज का हर एक परिवार का हर एक बंधु उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो कार्य करेगा। हल्द्वानी में आयोजित हो रहे सरस आजीविका मेले का शुभारंभ हो चुका है। बता दें कि इस मेले में करीब 20 से भी अधिक राज्यों के 250 स्टॉल लगाए गए हैं। और इस पर सरस मेले पर जानकारी देते हुए सीडीओ अशोक कुमार पांडे ने कहा कि मेले में उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की ओर से विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए फन पार्क भी बनाए गए हैं। सरस मेले में भारत के सभी राज्यों से यहाँ पे महिलाएं आई हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं और तरह तरह के उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फूड कोर्ट भी है जहाँ पे आप उत्तराखंड के अतिरिक्त तो बाकी राज्यों के व्यंजन को भी स्वाद ले सकते हैं। किड्स जोन भी हमने एक बनाया जहाँ बच्चे अपने खेलने का कार्यक्रम कर सकते हैं। कुल मिला के 250 स्टॉल लगे हैं, जिसमें 74 हमारे बाहर के राज्यों से आए हैं। तो मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि आप आइए और सरस मेले का आनंद लीजिए। यहाँ पे हमने एक कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है जहाँ पे उत्तराखंड के जो विशिष्ट टैलेंट है उनका प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ये 1 से लेकर 10 तक चलेगा, जिसमें लगातार हम लोग गोष्ठियां भी कर रहे हैं, बायर सेलर मार्केट भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम एपड़ को लेके फैशन का एक हमने कॉन्सेप्ट रखा है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए एपड़ टेक्नोलॉजी को, एपड़ को कैसे हम परिधान से जोड़ सकते हैं, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसके लिए हमारी एक इंडस्ट्री की टीम लगी हुई है और एक दिन हम यहाँ पे उसका फैशन शो भी कराएंगे। विकासनगर में अवैध रूप से संचालित 4 मदरसों को सील किया गया है। इस पर जानकारी देते हुए एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि डीएम के आदेश पर 4 अवैध मदरसों को सील किया गया। साथ ही क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। जिलाधिकारी महोदय का एक आदेश प्राप्त हुआ था कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो संचालित मदरसे हैं, जो अपंजीकृत मदरसे हैं, उनके द्वारा उनको अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो आज ये अल्पसंख्यक विभाग के साथ एक चेकिंग की गई तो यहाँ पे 4 मदरसे, 2 ढकरानी क्षेत्र में और 2 नवाबगढ़ क्षेत्र में जो अपंजीकृत रूप से चल रहे थे उनको सील किया गया। अभी ये इनके पास अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो भी चिन्हित किए जाएंगे उनको सीलिंग की कार्रवाई। ये जो मदरसे जो संचालित होते हैं इनका संचालन अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा किया जाता है। उनकी टीम के द्वारा जहाँ जहाँ सहयोग मांगा जाएगा और जो भी चिन्हित किए जाएंगे उन पर आगे की कार्रवाई। खबर मसूरी से है, जहां मॉल रोड में दिल्ली और यूपी के पर्यटकों को पार्किंग को लेकर पुलिस से बहस करना महंगा पड़ गया। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर कार चालक का चालान किया। इतना ही नहीं, युवकों ने पुलिस से अभद्रता करने पर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा भारत आज तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है और देश की इस यात्रा में अहम भूमिका निभा रहा है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का केंद्र बन रहा है। यहां रोजगार के क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा अपना देश भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शामिल हो गया है और देश की इस विकास यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है उत्तराखंड। अपनी आध्यात्मिकता, प्राकृतिक खूबसूरती और पवित्र नदियों के लिए जाने जाने वाला ये राज्य अब एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। उत्तराखंड अब एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, आईटी, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में यहाँ लगातार नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, जिससे राज्य में निवेश का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की आर्थिक वृद्धि 2.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है
और प्रति व्यक्ति आय 2.61 लाख रुपए है, जो राज्य की प्रगति को दर्शाता है। उत्तराखंड ने निवेशकों के लिए आसान और पारदर्शी प्रक्रियाएं लागू की हैं, जिससे ये निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बन गया है। दिल्ली एनसीआर से केवल 2.5 घंटे की दूरी भी इस राज्य को और भी खास बनाती है। अगर बात की जाए उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की, तो पिछले 2 दशकों में लगातार ये गति पकड़ चुका है। ये राज्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। यहाँ 10,000 एकड़ से अधिक औद्योगिक भूमि उपलब्ध है। उत्तराखंड ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। हरिद्वार में स्थित हीरो मोटर्स का विश्व का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस राज्य की उपलब्धियों का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके साथ ही उत्तराखंड भारत के कुल ऑटो पार्ट्स उत्पादन का 10% से अधिक योगदान दे रहा है। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी राज्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य देश भर में जेनेरिक दवाओं के 22% उत्पादन में हिस्सा लेता है और यहाँ 370 से अधिक निर्माण और सपोर्टिंग यूनिट्स कार्यरत हैं। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि और ठंडी जलवायु इस उद्योग के लिए आदर्श स्थान है। सरकार की जो नीति है उसके कारण जो सब्सिडीज मिली थी, जो छूट मिली थी, उसके कारण यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज फार्मा की आई थी। और आज की डेट में मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और सबसे ज़्यादा दवाइयों का निर्माण जो है उत्तराखंड में हो रहा है। राज्य का कृषि क्षेत्र में भी निरंतर विकास हो रहा है। यहाँ 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जहाँ विभिन्न फसलों की खेती होती है। राज्य के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग देश और विदेशों में तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड का ठंडा मौसम, सुरक्षित वातावरण और प्राकृतिक संसाधन इसे डेटा सेंटर और आईटी कंपनियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। राज्य की आईटी नीति में उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। आईटी निर्यात में 13% वार्षिक औसत की वृद्धि ने ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड तकनीकी विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देख रहा हूँ वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए फॉर देहरादून टू बिकम एन आईटी हब, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यू आर गेटिंग द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव द राइट कनेक्टिविटी, यू हैव द राइट टैलेंट पूल एंड you have the right resources, and foremost the willingness of the government to make it a IT hub is there. उत्तराखंड सरकार छोटे और मध्यम लघु उद्योगों MSMEs को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। इन उद्योगों के लिए सस्ते कर्ज, तकनीकी प्रशिक्षण और निर्यात प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में ऐसे कई छोटे उद्योगपति हैं जिन्होंने सरकार की नीतियों से लाभ उठाया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी फैसिलिटीज़ मिली। उन फैसिलिटीज़ में जैसे हमने अपना DIC में रजिस्ट्रेशन करवाया, PNB बैंक ने हमें बड़ी हेल्प की। गवर्नमेंट की बड़ी फैसिलिटीज़ होने की वजह से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो हमारे छोटे निवेशक होते हैं जो कि 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि जिन्हें हम MSME कंसिडर करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन्हें कहा जाता है, उनके लिए हमने 2023 में MSME पॉलिसी लाई। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें 8 अलग अलग तरह की सब्सिडीज मिलती है। उन्हें इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे एग्जेम्पशन है और भी अनेक तरीके की सब्सिडीज उनको मिलती है। निवेशकों के लिए उत्तराखंड ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जहां सभी आवश्यक मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। इसके साथ ही डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट सेंटर का गठन किया गया है, जो निवेशकों को प्रोजेक्ट के हर चरण में मदद करता है। ये प्रक्रिया निवेश को न केवल तेज बल्कि बेहद आसान बना देती है। उत्तराखंड में निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जहां देश विदेश से आए निवेशकों ने भाग लिया। यहां सरकार की योजनाओं और नीतियों को प्रस्तुत किया गया, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रास्ते खुल सके। एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही।
साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। ये राज्य न केवल वर्तमान में औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है, बल्कि भविष्य में यहाँ और भी अधिक संभावनाएं हैं। राज्य में मौजूद स्किल्ड मैन पावर, निवेश अनुकूल नीतियां और विकसित होता आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसे एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहा है। आने वाले वर्षों में ये राज्य एक प्रमुख वैश्विक निवेश केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। उत्तराखंड का ये निरंतर विकास यहाँ की नीतियों और सरकार की ठोस योजनाओं से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जो इसे देश के सबसे आदर्श और निवेश के लिए आकर्षक राज्यों में से एक बना रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।